बेसिस पे था? पीरियड, आवृत्ति के बेसिस पे। और उसमें हमने देखा कि जो विंड्स है बेस्ड ऑन पीरियड, आवृत्ति, और इस आधार पे हमने देखा कि ये या तो परमानेंट विंड हो सकती हैं, है ना, या ये सीजनल विंड्स हो सकती हैं, या ड्यूरेनल विंड्स हो सकती हैं। क्लियर? परमानेंट में कौन कौन सी 3 विंड्स थी? तुम रुक जाओ, उधर से आंसर आने दो। कौन सी 3 विंड्स थी परमानेंट विंड? स्थायी पवने, प्रचलित पवने, ट्रेड, पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा पवन, है ना। फिर सीजनल में बताओ, मॉनसून। ड्यूरेनल में बताओ, लैंड एंड सी ब्रीज और माउंटेन और वैली ब्रीज। अब एक क्वेश्चन है मेरा, माउंटेन से के स्लोप से जो विंड ठंडी होकर नीचे आती है उसको कौन सी विंड बोलते हैं? माउंटेन ब्रिज बोलते हैं। उसको कुछ और भी नाम दिया जाता है, और वो नाम मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर इन्वर्जन पढ़ाते समय, तापमान व्युत्क्रमण पढ़ाते समय मैंने ये कंसेप्ट वहां पे भी बताया था। याद आया कुछ कि नहीं? पढ़ाया है ना, कैटाबेटिक, एनाबेटिक, इसका मतलब रिवीजन नील है ना। तो ये हो गई पीरियड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन। फिर स्केल के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन, और स्केल के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन जब आपने किया तो आपने पाया प्लैनेटरी विंड्स, या जिनको प्राइमरी विंड्स भी कहा जाता है, जिनका कवरेज एरिया पूरा इंटायर प्लैनेट को ये कवर करती हैं। इतनी बड़ी इनकी स्केल है, ठीक। फिर सेकेंडरी, द्वितीयक, जैसे कि मॉनसून हो गया, एयर मास हो गया, ये द्वितीयक पवने हैं। फिर आया टर्शरी, तृतीयक, तृतीयक या स्थानीय, लोकल विंड्स। ये चलती क्यों है? लोकल टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंसेस की वजह से ये लोकल विंड्स चलती है। 2 प्रकार की होती है, वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स। इस पे आप लोगों को कल काम मैंने दिया था, ठीक है। अब ये बताओ कि हर्मटन विंड को द डॉक्टर क्यों बोलते हैं? अब समझो एक दिन बाद याद नहीं आ रहा है तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले बाद, 1 साल बाद कैसे याद आएगा? याद इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि घर जाके क्लास के बाद तुमने एक को बार उसको देखा ही नहीं। देखा था सुबह, तब तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है फिर द हर्मिटन, याद नहीं है तुमको। बताओ कीर्ति। हाँ बिल्कुल सही बात है। हर्मिटन विंड सहारा डेजर्ट से चलती हुई बहुत हॉट और ड्राई विंड है। जब ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंचती है तो क्योंकि ये ड्राई है, शुष्क है, तो कोस्टल ह्यूमिडिटी को कम कर देती है, वहां की आर्द्रता को कम कर देती है, और जब आर्द्रता कम होगी तो मौसम थोड़ा सुहावना हो जाता है, ठीक, मौसम स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, इसीलिए इसको द डॉक्टर भी बोलते हैं। सहारा से स्पेन पहुंचने वाली कौन विंड, जो लोकल विंड है, उसका नाम क्या है? हाँ बिना देखे, हाँ, सिरोको।
सिरोको तो इस ओवरऑल जितनी भी है सबके बारे में कहा जाता है, स्पेसिफिक स्पेन में जो पहुंचती है। कीर्ति नहीं बता। हाँ सही तो है, तुम बताओ। लिवेस, बताओ खमसिन कहाँ फ्लो होती, खमसिन इधर के साइड, किसी को पता है खमसिन? इजिप्ट। पढ़ो अब पढ़ो। और बेटा तुम छुप के कहाँ बैठी हो पीछे? वहां हवा वो लग रही, एसी की वो लग रही क्या? हाँ, रिवीजन नहीं है तुम लोगों का? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अब कल जब आना तो क्लास को रिवाइज करके आना, चाहे 10 ही 15 मिनट एक बार देखना। इतना तो बिजी नहीं रहते होगे हैं कि जो बाइडेन से, वो प्रधानमंत्री मोदी से रोज सामूहिक मीटिंग होती है तुम लोगों, जूम वीडियो कॉल, ऐसा तो नहीं है। तो 10 15 मिनट तो निकाल सकते हो, क्यों भाई? 10 15 मिनट निकाल सकते हो यार, इतना कोई बिजी नहीं रहते होगे। तो 10 15 मिनट निकालो और जो क्लास में पढ़ाया जाए उसको एक बार देख लो। तो ये स्केल के बेसिस पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इवेंट्स थी। एक तीसरा तरीका और है, और वो क्या है कि ये विंड्स फ्लो कहां पे कर रही हैं, प्लेस, जगह, किस जगह पे फ्लो कर रही हैं। इस आधार पे ये दो तरीके की हो सकती हैं, एक सरफेस विंड, एक ऐसी पवनें जो पृथ्वी की जो सतह है उसके नजदीक फ्लो हो रही है, और एक जो पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पे फ्लो हो रही है, एलॉफ्ट विंड। समझ आई बात? मैंने क्या कहा, एक तीसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस है किस जगह पे फ्लो हो रही है। तो मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सरफेस है, अगर कोई विंड सरफेस के, बिल्कुल सरफेस के नजदीक फ्लो हो रही है तो वो कैसी विंड होगी? सरफेस विंड। ठीक, और अगर ये ट्रोपोस्फियर में काफी ऊपर, मान लो 12 किलोमीटर ऊपर फ्लो हो रही है, तो ये कैसी विंड होगी? एलॉफ्ट विंड। समझ में आई बात कि नहीं? तो क्लासिफिकेशन का एक बेसिस ये भी हो सकता है, सरफेस विंड या एलॉफ्ट विंड। क्लियर है बात? तो अब हम लोग सरफेस विंड्स को तो हम पढ़ ही चुके हैं अदर फॉर्म में। अब हम लोग एलॉफ्ट विंड्स की बात करेंगे, पृथ्वी की सतह के काफी ऊपर जो विंड्स फ्लो हो रही हैं उनकी बात करेंगे। तो इसको एक बार बना लीजिए। हाँ,
जब ये हो जाए तो अपनी कॉपी को पीछे पलटना और जाके एक चीज को पढ़ना। जब मैंने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मॉडल पढ़ाया था तो वहां पे एक टर्म बार बार आया था, उसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया था, जियोस्ट्रॉपिज्म, पवन का भूविक्षेपण। याद आया कुछ? वो 30 डिग्री पे आके कैसे पैरेलल फ्लो होने लगती थी और फिर नीचे गिर जाती थी, उसको जियोस्ट्रॉपिज्म बोलते थे। तो अब आप लोग अपनी कॉपी खोले और जियोस्ट्रॉपिज्म वाला जो जहां पे मैंने पढ़ाया था उसको एक बार देखें। भूविक्षेपण जहां पढ़ाया था उसको एक बार देखें। चले, हो गया ये? क्यों भाई, कंप्लीट ना ये? जियोस्ट्रॉपिज्म भूविक्षेपण देख लिया एक बार? चलिए, तो अब हम लोग तीसरा वाला जो था उसमें एलॉफ्ट विंड की बात करते हैं। ऐसी पवनें जो कि सरफेस पे नहीं, पृथ्वी के सतह पे नहीं, सतह से काफी ऊंचाई पर फ्लो हो रही है, सतह से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे फ्लो हो रही है, उन विंड्स को बात करते हैं, एलॉफ्ट विंड्स की बात करते हैं हम। तो एलॉफ्ट विंड्स की बात करेंगे। देखो समझो, इसमें एक टर्म आता है रॉसबी वेव, रॉसबी वेव्स, रॉसबी तरंगे। देखो क्या होता है, अगर एलॉफ्ट सर्कुलेशन की हम लोग बात करें तो याद करिए कैसे होता था। जब इन्होंने यूनिसेलुलर सर्कुलेशन मॉडल बताया था, हेडली और हेली दे, अब देखो सब वही पुराने नाम याद आ रहे हैं। तो ये था इक्वेटर, ये पोल था, इन्होंने बताया था यहां पे हवा गर्म होके ऊपर उठ जाएगी, ऐसे तो बताया था। इसके कारण सरफेस पे लो प्रेशर और सरफेस से काफी ऊपर यहां पे कैसा प्रेशर, हाई, और यहां पे हवा ठंडी होके नीचे गिर जाएगी तो सरफेस पे कैसा प्रेशर, हाई, और यहां पे कैसा प्रेशर, लो प्रेशर। ऐसे ही था ना? फिर जब ऐसा होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी। यही तो बताया था इन्होंने यूनिसेलुलर सर्कुलेशन मॉडल में। तो दूसरे, अगर इसको दूसरे डायग्राम में बनाए तो हो क्या रहा है, इक्वेटर के एलॉफ्ट से, इक्वेटर के एलॉफ्ट से पोल के एलॉफ्ट की तरफ विंड जा रही है। इक्वेटर के एलॉफ्ट से पोल के एलॉफ्ट, इक्वेटर के एलॉफ्ट से पोल, इक्वेटर से पोल, इक्वेटर से पोल, ऐसे विंड जा रही है कि नहीं? तो यहां पे जो विंड है, एलॉफ्ट जो विंड है, कैसे फ्लो कर रही है, इक्वेटर से एलॉफ्ट। ये बात क्लियर है? कोई समस्या? ये देखो इक्वेटर के ऊपर से पोल के ऊपर तक जा रही है,
क्लियर है बात? अभी क्या इन एक्चुअल ये विंड ऐसे ही चलती हैं? तो क्या होता है फिर इनमें? हाँ, पैरेलल हो जाती हैं 30 डिग्री के करीब जाते जाते। क्यों? जियोस्ट्रॉपिज्म, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो कोरियोलिस बल की वजह से ये क्या करती हैं? ये इस तरह ना फ्लो होकर बेसिकली ऐसे उठेंगी, ऐसे जाएंगी और ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होना शुरू हो जाती हैं। देखो क्या उनकी डायरेक्शन है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है कि नहीं? वेस्टर्लीज बन जाती हैं, है कि नहीं? वेस्टर्लीज बन जाती हैं वो विंड्स। तो कोई, अब तो इसका मतलब जो अपर एटमॉस्फियर है आपका, इसमें विंड इस तरीके से ना चल के कोरियोलिस फोर्स की वजह से कैसे चलती हैं? वेस्टर्लीज, वेस्ट टू ईस्ट। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये क्यों हुआ? कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिस ने इसको क्या किया? एलॉफ्ट जो भी विंड सर्कुलेट होगी, अगर उत्तरी गोलार्ध में हो, नदन हेमिस्फीयर में हो, तो उसको राइट मोड़ता जाएगा और मोड़ते मोड़ते अल्टीमेटली क्या कर देगा? लैटिट्यूड के या आइसोबार के पैरेलल कर देगा, बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट कर देगा उसकी डायरेक्शन। समझ आ रही बात कि नहीं? इक्वेटर पे ये एयर ऐसे उठी थी और ये 30 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गई? वेस्टर्ली हो गई। ऐसे ही 60 डिग्री पे, याद करो, 60 डिग्री पे तो भी विंड टकराती थी वार्म और कोल्ड, और एयर ऊपर उठती थी। जब ये एयर ऊपर उठेगी और पोल्स की तरफ ट्रेवल करेगी तो फिर से क्या होगा इसमें? वही कोरियोलिस को क्या करेगा? कोरियोलिस को आगे जाने सीधे नहीं देगा और इसको भी क्या करेगा? टिल्ट करवा देगा इधर की तरफ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो जो भी विंड एलॉफ्ट चल रही है, मान लो वो पोल्स की तरफ बढ़ रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ सीधी नहीं पहुंच पाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोरियोलिस फोर्स लग जाएगा और कोरियोलिस फोर्स उसको क्या बना देगा? वेस्टर्ली बना देगा। तो बेसिकली एलॉफ्ट जो विंड होती है, सतह पे नहीं, एलॉफ्ट, एलॉफ्ट जो विंड होती है वो इक्वेटर से पोल की तरफ नहीं चल रही होती है, बल्कि वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही होती है, वेस्टर्लीज हो रही होती है। ये सब कोरियोलिस फोर्स और इसके द्वारा पैदा किया गया भू विक्षेपण के प्रभाव के कारण होता है। समझ गए बात आप? तो पहला तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था ये कि अपर एटमॉस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल या एलॉफ्ट में विंड चलती कैसे है। ठीक बात? तो ऊपरी क्षोभ मंडल में विंड चलनी इस प्रकार से चाहिए थी, लेकिन चलती किस प्रकार से है? इस प्रकार से। ऐसा क्यों होता है? कोरियोलिस बल के कारण। तो पहले तो यही एक बेसिक भूमिका लिख लीजिए। ये डायग्राम बना लो।
बन गया? लिखो, ऊपरी क्षोभमंडल में कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें भूविक्षेपी हो जाती हैं। भूविक्षेपी हो जाती है। और इनकी दिशा पछुआ पवन की हो जाती है। In the upper troposphere, due to Coriolis force, winds become geostropic. Winds become geostropic. Become geostropic. And their direction is from west to east. That is westerly winds. इतनी बात में कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि ये जो अर्थ है इसकी, ये इसका एक्सिस है। एक्सिस समझते हो ना? जैसे कभी ग्लोब देखा होगा तो एक्सिस ऐसे टिल्ट रहता है और उसके चारों तरफ पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है। होता है कि नहीं ये एक्सिस? ये एक्सिस है, ठीक है? ये एक्सिस है, इसके एक्सिस के चारों तरफ ये घूम रही है। अब ये बताओ, ये जो सरफेस है, ठीक, सरफेस से इस एक्सिस के केंद्र की दूरी जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये घटती जाती है, बढ़ती जाती है। ये पृथ्वी है, ये इसका एक्सिस है, ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर से जब आप पोल की तरफ बढ़ते हैं सरफेस पे, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से केंद्र से, ये डिस्टेंस बढ़ती जाती है या घटती जाती है? घट रही है कि नहीं? देखो क्यों? क्योंकि अर्थ क्या है? स्फीयर है, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस उसकी केंद्र से कहां पे है? इक्वेटर पे, सरफेस की। और पोल्स की तरफ क्योंकि वो स्फीयर हो गई, तो स्फीयर हो गई तो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होती जाती है। ये बात क्लियर है? दिख रहा है डायग्राम से? तो क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, इसलिए उसकी सरफेस की जो केंद्र से दूरी है, वो दूरी इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हुए लगातार क्या होती जाती है?
कम होती जाती है। ये चीज क्लियर है। अब एक कंसेप्ट इसमें आता है एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग का। अर्थ जो सिस्टम है उसकी प्रवृत्ति होती है, क्या प्रवृत्ति होती है? उसकी प्रवृत्ति होती है अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने की, संरक्षित रखने की, जितना है उतना ही बना रहे। इसकी टेंडेंसी होती है कि अपने कोणीय संवेग को, एंगुलर मोमेंटम को, इसको क्या करके रखना है? कंजर्व करके रखना है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं आने देना है। बात आई समझ? अब एक बात बताओ, अब ये विंड यहां पे चल रही है, अपर एलॉफ्ट विंड की बात कर रहे हैं, अभी हम सरफेस की बात नहीं कर रहे। ये विंड ऐसे चल रही है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट चल रही कि नहीं? सबसे ज्यादा दूरी ये कहां तय कर रही है? इक्वेटर पे, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको दिख रही है, अभी मैंने दिखाया। और जितना ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। होती जा रही है कि नहीं कम होती जा रही? अब अगर दूरी कम होगी तो इनका कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रह पाएगा। समझ गए बात कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? ये आप देखिए, यहां पे सबसे ज्यादा दूरी है और यहां पे सबसे कम दूरी है, तो लगातार इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हुए जो दूरी पवन को तय करनी है वो दूरी कम होती जा रही है, और इसके कारण इसका कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रह पाएगा। अब अगर इस पवन को कोणीय संवेग संरक्षित रखना है तो ये कोई दूसरा तरीका अपनाएगी। क्या है दूसरा तरीका? ऊपर जाते समय ये डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो ये अपनी डिस्टेंस को बढ़ाएगी। और डिस्टेंस को बढ़ाने का एक तरीका क्या है? मान लो मुझे इस चेयर तक पहुंचना है सामने वाले, तो एक अगर सीधा मैं जाऊंगा तो डिस्टेंस कम है, और अगर मैं मिएंडर हो जाऊं तो डिस्टेंस बढ़ा लूंगा कि नहीं? समझ में आई बात? तो ये जो एलॉफ्ट विंड फ्लो हो रही थी ऊपर, वेस्टर्ली विंड, ये जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ती है ये मिएंडर होने लगती है। इनका जो सर्प, जो आकार है वो सर्प के आकार का हो जाता है। बात आ रही समझ कि नहीं? जितनी कम दूरी तय करेंगी उतना ज्यादा मिएंडर करेंगी। समझ आई बात? क्योंकि कोणीय संवेग को संरक्षित रखना है इन्हें। तो अपने कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए ये जो एलॉफ्ट में वेस्टर्ली विंड आप देख रहे थे, ये सीधे ना बह के जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ेंगे ये मिएंडरिंग पाथ लेने लगती है, विसर्प आकार बनाने लगती है। समझ में आई ये बात? तो क्या होगा इनएक्चुअल, जैसे हम केवल अभी नदन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये आपका इक्वेटर है, ये पोल है, और अभी आपने देखा कि विंड कैसे फ्लो होती है? वेस्टर्ली होती है कि नहीं? वेस्टर्ली। तो प्योर वेस्टर्ली मतलब नहीं होगी, वो थोड़ा सा मिएंडर भी, और मिएंडर बढ़ेगा कहां पे? ज्यादा होगा जितना पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे मिएंडरिंग पाथ बढ़ता जाएगा। तो विंड इस पे कैसे फ्लो कर रही है?
देखो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका देखो बियंडर जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात? तो इनएक्चुअल एलॉफ्ट विंड जो है वो इस प्रकार से फ्लो करती है, विसर्प आकार में फ्लो करती है, और इनका ये विसर्प पोल की तरफ बढ़ता जाता है। अब समझो यहां पे आते आते हायर लैटिट्यूड्स में, कहां पे, यहां पे देखो ये कितना लैटिट्यूड हो गया, ये करीब करीब 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते इनका जो विसर्प है वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, जो मियंडर है देखो वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है कि नहीं? तो ऐसी विसर्पाकार जो ये पवने हैं, उनको, जो कि हायर लैटिट्यूड पे इनका विसर्प बहुत अधिक हो गया है, इन्हीं पवनों को क्या बोलते हैं हम? रॉसबी वेव्स। समझ में आई बात कि नहीं? क्लियर हुआ? कंसेप्ट वाइज क्लियर हुआ? अब इसको क्या करना है, मैं इसका लिटरेचर लिखवा देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट। अब आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The earth system, the earth system is capable of maintaining its angular momentum. पृथ्वी कोणीय संवेग को संरक्षित रखती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए स्फेरिकल सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए स्फेरिकल सरफेस the distance of the surface from the vertical axis decreases towards the poles, गोलाकार पिंड में सतह से घूर्णन अक्ष की दूरी विषुवत से ध्रुव की तरफ घटती जाती है, विषुवत से ध्रुव की तरफ घटती जाती है। ठीक है, ये पॉइंट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं आपको। देखो इक्वेटर से और ये जो घूर्णन अक्ष वर्टिकल एक्सिस है, इसकी दूरी सबसे ज्यादा कहां है? यहां पे है। यहां पे देखो थोड़ी कम हो गई, यहां पे और कम हो गई, यहां पे और कम हो गई, यहां पे और कम हो गई, दिख रहा है ना? यही लिखाया है आपके पॉइंट में। ठीक, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, नाउ टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम aloft westerly winds
try to cover more distance, try to cover more distance with increase in latitude. कोणीय संवेग को संरक्षित रखने हेतु ऊपरी पछुआपों ने अक्षांश में बढ़ोतरी के साथ अधिक दूरी तय करने की कोशिश करती है। अक्षांश में बढ़ोतरी के साथ अधिक दूरी तय करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, टू कवर मोर डिस्टेंस they start to meander like waves. अधिक दूरी तय करने के लिए यह तरंगों के जैसे विसर्पाकार आकृति धारण कर लेती। यह विसर्प मध्य तथा उच्च अक्षांशों में अधिक रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं विसर्पाकार तरंगनुमा ऊपरी पछुआपवनों को रॉसबी तरंग कहा जाता है। रॉसबी, हिंदी वालों, इंग्लिश वाले कहां तक थे? meander like waves. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, this meander is more prominent in mid and high latitudes. Mid and high latitudes, and these meandering wave like aloft westerly winds are called as Rossby waves. समझ आया कि नहीं आया? बताइए। तो अभी आपको पुराना रिवीजन करना है, क्योंकि देखिए इसमें जियोस्ट्रॉपिज्म का कंसेप्ट सीधा सीधा यूज हुआ। हाँ, ये इन्हीं को बोलेंगे रॉसबी वेव, क्योंकि ये रॉसबी वेव सबको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिएंडर कम है, तो इसको रॉसबी वेव नहीं बोलेंगे।
मिड और हाई लैटिट्यूड्स जहां पे मिएंडर ज्यादा है उन्हीं को क्या बोलेंगे हम, रॉसबी वेव्स। ठीक है ना। तो रॉसबी वेव्स मिड और हाई लैटिट्यूड, मिड और हाई लैटिट्यूड, मध्य और उच्च अक्षांश। ठीक है ना, क्योंकि नीचे तो मिएंडर ही नहीं है, बहुत हल्का सा मिएंडर है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं रॉसबी वेव में। ठीक। रॉसबी, क्या नाम है, रॉसबी एक स्कॉलर थे जिन्होंने इसको पढ़ा था, ठीक है, अध्ययन किया था, उन्हीं के नाम पे ये वेव का नाम पड़ा रॉसबी वेव। ठीक है बात। अभी देखो नेक्स्ट समझो। एक चीज होती है बड़ा इंपॉर्टेंट, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी। एक होती इंडेक्स साइकिल ऑफ रॉसबी वेव, कंसेप्ट है इंडेक्स साइकिल ऑफ रॉसबी वेव। इंडेक्स चक्र, रॉसबी तरंगों का इंडेक्स चक्र। देखो क्या होता है, मान लो ये विंड है, जो रॉसबी जो तरंग है ये खूब मिएंडर कर रही है। नदियां पढ़ा था आपने, नदियों द्वारा बने लैंडफॉर्म पढ़ा था, उसमें याद है जब वो नदी बहुत ज्यादा विसर्प धारण कर देती थी तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाता था, वो ऑक्सबो लेक के रूप में टूट जाता था नीचे का भाग और वो फिर से सीधा बहने लगती थी। वही स्थिति यहां पे भी होगी। जब ये रॉसबी वेव मिएंडर करते करते बहुत अधिक मिएंडर कर जाएंगी तो इसके लिए आसान क्या होगा, आसान होगा उस मिएंडरिंग लूप को छोड़ दे और सीधा बहने लगे। लेकिन जैसे ही ये सीधा बहेगी एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोणीय संवेग डिस्टर्ब होगा तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से मिएंडर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मिएंडर करना स्टार्ट करिए, मिएंडर बढ़ता गया धीरे 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 धीरे, तो फिर से इसने मिएंडर वाली लूप को छोड़ के सीधा बहना है। तो लगातार ये चक्र में चलता जाएगा। समझ पा रहे हो, सीधी चली तो एंगुलर मोमेंटम खराब, तो इसने क्या किया, मिएंडर करना स्टार्ट किया। लेकिन समय के साथ जब मिएंडर बढ़ता जाएगा तो अपनी जड़ता के कारण ये मिएंडरिंग लूप को छोड़ देगी और वापस सीधे चलेगी। जैसे ही फिर से सीधे आई फिर से एंगुलर मोमेंटम डिस्टर्ब। समझ पा रहे हो उस चीज को। तो ये होता है इंडेक्स साइकिल। देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये नीचे कैसे स्लाइड कैसे होता है, पेज होता है कि नहीं होता है स्लाइड, हाँ नहीं होता। देखो अभी ये क्या है, अब ये देखो यहां पे मिएंडर कर रही है कि नहीं, ये ऐसे बढ़ रही, ठीक है बात, मिएंडर कर रही। अब समय के साथ ये मिएंडरिंग लूप क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगली बार और बढ़ गया, लूप देखो बढ़ता जा रहा है। अब अल्टीमेटली अब जब ये इस स्थिति पे पहुंच गई तो इस वेव के लिए इतना मुड़ना आपको क्या लगता है इजी है, या अब बस इतना सीधा करके इनर्शिया अपनी जड़ता के कारण सीधा निकल जाए। अब ये क्या करेगी, इस लूप को छोड़ देगी और लूप छोड़ के कैसे फ्लो हो जाएगी, सीधे, और ये लूप ऐसे ही बना रहेगा। ठीक, वेव कैसे चली गई, अब सीधा। समझ आ रही बात। अब जैसे ही ये सीधा आई क्या होगा बताओ भाई,
इसका एंगुलर मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जैसे इसका एंगुलर मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया फिर से क्या करने लगेगी, मिएंडर, और फिर से ये प्रोसेस। तो ये देखो साइकिल में ये चीज रिपीट हो, समझ पा रहे हो कि नहीं? इस साइकिल को इंडेक्स साइकिल बोलते हैं, इंडेक्स साइकिल ऑफ रोसबी वेव। सीधे क्यों गई ये? अपनी इनर्शिया के कारण, जड़ता के कारण। और मिएंडर क्यों किया? अपने एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग को संरक्षित रखने के कारण। समझ पाए इस चीज को कि नहीं? अब ये पूरी प्रक्रिया कितने दिन में होती है? 10 से 12 दिन। तो पहले इंडेक्स साइकिल हेडिंग डालो और ये डायग्राम बना लो, फिर इसमें लिखवा देते हैं। बन गया? लिखो। इन meandering paths, high velocity Rossby waves manage to conserve high velocity Rossby waves manage to conserve their angular momentum, but in the process they become unstable. विसर्पाकार पथ धारण करके रॉसबी तरंगे कोणीय संवेग तो संरक्षित कर लेती हैं, परंतु इस प्रक्रिया में वह अस्थिर हो जाती है। अस्थिर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, inertia of the moving winds force the winds to leave the meanders and winds become straight. जड़ता के कारण यह पवनें
विसर्प को त्याग कर पुनः सीधे बहने लगती हैं। पुनः सीधे बहने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट, बट दिस then disturbs the angular momentum, and winds again start to meander till inertia again forces the winds to leave meandering path. इसके कारण कोणीय संवेग में बदलाव आ जाता है और यह पुनः पवन को विसर्पाकार पथ धारण करने के लिए मजबूर कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस साइकिल from state to meander and again from meander to state is called index cycle of Rossby wave। यह चक्र जहां पवनें सीधे पथ से विसर्पाकार पथ और विसर्पाकार पथ से सीधे पथ को धारण करती हैं, इस चक्र को रॉसबी तरंग का इंडेक्स चक्र कहते हैं। एक बात बताओ, विंड कैसे फ्लो हो रही थी? ऊपर किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट, राइट। अब देखो, क्या सच में वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो हो रही है? अभी भी देखो वेस्ट टू ईस्ट ही फ्लो हो रही है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट के साथ साथ ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ भी फ्लो हो रही है। हो रही कि नहीं? देखो, हो रही कि नहीं? तो बेसिकली एक तरीके का दोलन है, ऑसिलेशन। दोलन पढ़ा है आप लोगों ने? ऑसिलेट हो रही है ये, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ हो रहा है ना ऑसिलेशन। देखो, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते बढ़ते ये नॉर्थ टू साउथ ऑसिलेट हो रही। समझ पाए कि नहीं? तो इस पॉइंट को भी मेंशन कर लो। These Rossby waves, while traveling from west to east, also oscillates north to south। रॉसबी तरंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए उत्तर दक्षिण दोलन भी करती हैं। अब समझो,
ये जो दोलन है ये कितने समय तक चलता है? 10 से 15 दिन। मैंने अभी बताया ना, यहां पे कोई दोलन है नहीं, सीधा चल रही है बिल्कुल। फिर ये दोलन हल्का हल्का स्टार्ट करेगी, बढ़ाएगी बढ़ाएगी। तो ये जो दोलन है ये कितने दिन चलता है? 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन के बाद ये पुनः सीधी हो जाती है, दोलन समाप्त हो जाता है। समझ गए बात? तो लिख लो इस चीज को। द ऑसिलेशन लाइफ साइकिल has a periodicity, has a period of 10 to 15 days, inducing pressure patterns which impact the weather of high mid latitudes. दोलन जीवन चक्र की आवृत्ति की अवधि, दोलन जीवन चक्र की अवधि 10 से 15 दिन की होती है। इस अवधि में यह सतह पर वायु दाब में बदलाव लाकर मध्य उच्च अक्षांशों के मौसम को प्रभावित करते हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझो। क्या बात की गई कि ये जो रॉसबी वेव है ये सरफेस, अब ये सब कहां की बात हो रही है? सारी विंड कहां चल रही है? कहां चल रही है? ये लॉफ्ट चल रही है, इतना बुद्धि में रखना अपने। सतह पे नहीं चल रही है, ऊपर चल रही है सारी पौने 10 से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही है। लेकिन लास्ट पॉइंट में लिखा गया कि ये जो ऊपर चलने वाली रॉसबी तरंगे हैं ये सतह पे दाब में बदलाव लाती है और इस कारण सतह का मौसम, सतह और उसके आस जो पास का मौसम है उसमें भी बदलाव आते हैं। ये बात कही गई। समझ गए आप बात? रॉसबी वेव कहां पे मिलेंगी? केवल और केवल किन लैटिट्यूड्स पे? मिड टू हाई लैटिट्यूड्स, नीचे के लैटिट्यूड्स में नहीं मिलेंगे। तो रॉसबी वेव के द्वारा किस जगह का मौसम प्रभावित होगा? मिड टू हाई लैटिट्यूड्स। अब कैसे प्रभावित होगा ये देखो। देखो ये है इसका ट्रफ और ये क्या है? क्रेस्ट। ऐसे ही तो रॉसबी वेव फ्लो हो रही थी मेंडरिंग पाथ में, ठीक है? ये है अभिनीति, ये है अपनीति। ट्रफ, क्रस्ट। जहां पे ट्रफ होता है रॉसबी वेव में, ट्रफ में रॉसबी वेव पे प्रेशर कैसा होता है? यहां पे एयर प्रेशर लो, सॉरी हाँ लो प्रेशर होता है। यहां पे कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और जहां पे क्रस्ट होता है वहां पे कैसा प्रेशर होता है? हाई। यहां पे हाई प्रेशर। समझ गए बात? ट्रफ में लो प्रेशर, क्रस्ट पे हाई प्रेशर।
क्रेस्ट पे अगेन हाई प्रेशर और ट्रफ में लो प्रेशर। ये सब कहां पे हो रहा है सारा काम? एलॉफ्ट। अब हम अगर बात करें पृथ्वी के सरफेस की, तो मैंने कहा आपसे कि ये जो रॉसबी वेव है ये सतह पे दाब में क्या करती है? बदलाव लाती है। जैसे जब यहां पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर कब होगा? जब यहां की एयर कहीं चली गई हो। भाई एयर प्रेशर क्या होता है? मैंने समझाया था, कहीं से चली जाएगी तो उस जगह पे लो प्रेशर, और जहां पहुंचेगी वहां हाई प्रेशर। होता है कि नहीं? तो यहां पे एयर लो क्यों हो गई है? क्योंकि यहां की जो एयर है वो नीचे चली आई है, डिसेंड हो गई। इस कारण यहां पे लो प्रेशर का निर्माण हुआ है। तो जब यहां पे लो प्रेशर होगा तो सतह पे कैसा प्रेशर होगा? बताओ भाई, हाई प्रेशर। और यहां पे हाई प्रेशर बना है, इसका मतलब यहां की एयर कहां गई होगी? ऊपर उठ गई होगी। तभी तो यहां पे हाई प्रेशर बना। तो लेकिन जब सतह की एयर ऊपर चली गई तो सतह पे कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा कि नहीं? बताओ। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब तुम समझो, ये हाई प्रेशर यहां पे और लो प्रेशर यहां पे कितने दिन टिकेगा? हाँ, जितने दिन ये मिएंडर टिकेगा। और ये मिएंडर कितने दिन टिकता है? 10 से 12 दिन। समझ पा रहे हैं आप बात की नहीं? तो जस्ट 10 से 12 दिन के बाद यहां की स्थितियां भिन्न हो जाएंगी। समझ रहे हैं बात? तो जो मिड और हाई लैटिट्यूड्स होते हैं वहां का वेदर बहुत जल्दी बदलता है। 10 दिन क्या हुआ? यहां पे बारिश, और 10 दिन के बाद यहां पे बारिश होना बंद, क्योंकि प्रेशर चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं आप बात की नहीं? कहा जाता है लंदन के मौसम पे भरोसा मत करिए, कहावत है। कुछ पूरी कहावत और भी है, नहीं बताई जा सकती यहाँ पे, लेकिन एक बात उसमें यह है कि लंदन के मौसम पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लंदन कहाँ है? मिड हाई लैटिट्यूड, 60 डिग्री लैटिट्यूड। क्यों भरोसा ना करें? इसलिए कि बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है। फ्रीक्वेंट चेंज क्यों होता है? ये रॉसबी वेव प्रेशर इंड्यूस करती है सरफेस पे, और ये मिएंडरिंग लूप केवल 10 से 12 दिन का रहेगा। तो 10 से 12 दिन ही ऐसी स्थितियां बनेगी। मान लो अगला जो लूप बना उसमें यहां पे क्रस्ट है, तो यहां पे क्या बन जाएगा? मान लो यहां पे ट्रफ की जगह क्रस्ट हो, लो प्रेशर। समझ पा रहे हैं कि नहीं इस चीज को? क्लियर हो रहा है ना? तो रॉसबी वेव्स प्रेशर इंड्यूस करती हैं सतह पे, और उन जगहों के मौसम को परिवर्तित करती है। जो लास्ट पॉइंट आपने लिखा है उसका ये डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। बना लीजिए इसको। बनाया? ठीक है बात? आप आगे पढ़ेंगे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश प्रकार की जलवायु। तो जो ब्रिटिश प्रकार की जलवायु है उसको निर्धारण करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है।
ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ें, इसको एक बार फिर से आप देख लो जो पूरा पढ़ाया है रॉसबी वेब में, और कोई समस्या हो तो पूछ लो। हो गया। अब हम लोग एलॉफ्ट में कुछ और विंड्स की बात करते हैं, और एक है जेट स्ट्रीम, वो भी एलॉफ्ट विंड्स ही हैं, उनकी बात करते हैं। एलॉफ्ट विंड्स में जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं, कुछ पूछना तो नहीं है उसमें? जेट स्ट्रीम, जेट धारा, तो पहले कुछ बेसिक चीजें। पहली बात तो भाई ये सरफेस पे फ्लो नहीं होती, सतह पे ना होकर ये एलॉफ्ट फ्लो होती, ऊपर। ऊपर कहां? अपर ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा। तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पे बहती है। अब दूसरी बात, इसका नाम है जेट। तो जेट नाम है तो इसका मतलब क्या होगा? ये बहुत तेज, बहुत स्पीड से फ्लो होती। ठीक, कितनी स्पीड? इसके केंद्र में जो ये पूरा बैंड, ये कभी पाइप देखा हो तो पाइप से मोटी धारा निकलती है पानी की, तो ये पूरा बैंड होता है ना, पूरी पट्टी होती है, उस जो ऐसे ही जेट धारा भी एक पट्टी है, इसके केंद्र में, अपनी पट्टी के केंद्र में इसकी स्पीड कभी कभी 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो जाती है। तो समझो इतनी स्पीड से ना चल रही है, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्या? जेट स्ट्रीम। ठीक है बात? और जब ये पूरी बैंड है तो इसका मतलब इसकी कुछ चौड़ाई भी होगी, होगी कि नहीं? पूरी पट्टी है ना ये, कोई एक रेखा थोड़ी है, पट्टी है पूरी। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही? तो जेट स्ट्रीम क्या है? अपर ट्रोपोस्फियर में बहुत स्विफ्ट बहने वाली एक पेटी। किस चीज की पेटी? पवन की पेटी, उसको जेट धारा बोलते हैं। ठीक है बात? क्यों बहती है, क्या प्रक्रिया है, अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक चीजें लिख लो इसमें। लिखो, यह क्षोभ सीमा के निकट अत्यधिक तीव्र गति की क्षैतिज पवने हैं। लिखो, जेट स्ट्रीम्स आर upper tropospheric winds, upper tropospheric winds which travel at extremely fast speed. नेक्स्ट पॉइंट, जेट वायुधाराएं
लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी, 150 किलोमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी, 2 से 3 किलोमीटर मोटी पेटी में सक्रिय रहती हैं। जेट स्ट्रीम्स have a width of about 150 kilometer, width of about 150 kilometer and इसको क्या बोलते हैं LBH में मोटाई को? चौड़ाई विड्थ हो गई, मोटाई को क्या बोलते हैं? मोटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, थिकनेस। हाँ, एंड थिकनेस ऑफ अबाउट 2 to 3 किलोमीटर, थिकनेस ऑफ अबाउट 2 to 3 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, सामान्यतः इनकी गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहती, परंतु कोर में इनकी गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी हो जाती है। जनरली their speed is about 150 to 200 kilometer per hour, is about 150 to 200 kilometer per hour, but in the core becomes about 325 kilometer per hour. अब देखो समझो, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन सेल जहां पे पढ़ाया था और प्रेशर बेल्ट जहां पे पढ़ाई थी, वो पेज ओपन करो, इसको ढंग से देखो एक बार। 3 सेल थे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, और 7 प्रेशर बेल्ट थी, एक गोलार्ध में 4। ठीक, उसको पढ़ो, क्योंकि अब उसका यूज मैं करूंगा तो हवा में देखोगे तो दिक्कत होगी। उसको पढ़ो एक बार, देखो कैसे क्या वो सेल बना था, वो त्रिकोशिकीय संचरणीय जो सिद्धांत था, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। पढ़ो तब तक ढंग से, क्योंकि उसी का यूज होगा यहां पे। देख लिया सबने, ढंग से देख लो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीजें यहाँ पे होंगी। 3 सेल थे, कहाँ पे कितना तापमान है, कहाँ पे कैसा प्रेशर है, ये सब देख लो।
हो गया। अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं, मैंने कहा जेट स्ट्रीम्स आर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। यह भूविक्षेपी पवने हैं। अब भूविक्षेपण आप लोगों को पता है, अगर सीधी पवन चल रही है तो भूविक्षेपण द्वारा धीरे धीरे टिल्ट करते हुए वो ऐसे आ जाती थी, याद है? तो जेट स्ट्रीम्स के साथ भी ये भूविक्षेपण अपना प्रभाव डालता है। सो दीज आर जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। अब रुक जाओ, लिखोगे तब जब मैं बोलूंगा। तो ये जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, दीज आर थर्मल ग्रेडियंट विंड्स। ये ताप प्रवणता पवने हैं। कैसे? और मैंने क्यों आपको ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन मॉडल करने को बोला, ये देखो। ये है इक्वेटर, ये है पोल, ठीक है? पहला है फेरल सेल। इसमें एयर कैसे, ये फेरल सेल है, कैसे एयर हो रही होगी? इक्वेटर पे ऊपर उठ रही होगी, 30 की तरफ ऐसे जा रही होगी, और फिर 30 पे जाके, क्लियर है बात? ये समझ में आ रहा? सो ये है आपका फेरल सेल। अब नेक्स्ट, सॉरी, ये कौन सा सेल है? हेडली सेल। पहला सेल कौन सा होता है? हेडली सेल होता है ना। अब ये है दूसरा, ये कौन सा सेल है? फेरल सेल, ठीक है बात? और ये कौन सा सेल है? पोलर सेल। कोई समस्या? समझ आ रहा है? पहले ही पढ़ चुके हो। हेडली, फेरल, पोलर सेल, क्लियर है? क्यों होता है ये भी पढ़ चुके हो। यहां पे एयर ऊपर उठी, ये देखो ऊपर उठी, पूरे सेक्शन में ऊपर उठी होगी, अब ठीक है? अब ठीक है? इस पूरे सेक्शन में, इस पूरे जो इक्वेटर वाली लैटिट्यूड है, यहां पे एयर क्या हुई है? ऊपर उठी है ना। ये देखो, ये देखो यहां पे ऊपर उठी, ठीक बात? ऊपर उठ के यहां पे पहुंची, और यहां पे पहुंचने के बाद फिर ये कैसे ट्रेवल हुई थी? 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ ट्रेवल होना शुरू हुई थी, पोल की तरफ ट्रेवल होना शुरू हुई थी, और जा तो ये पोल तक रही थी, लेकिन
30 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते इसमें क्या हो गया था, जियोस्ट्रॉपिज्म। ये आगे बढ़ने की बजाय ऐसे बहने लगी थी, याद आया, और फिर नीचे की तरफ यहां पे गिर गई थी। याद आया ना कुछ, जियोस्ट्रॉपिज्म, यही था जियोस्ट्रॉपिज्म। क्लियर है बात। यहां पे क्या हुआ था, जब ये गर्म और ये ठंडी एयर 60 डिग्री लैटिट्यूड पे अभिसरित हुए थे, हेलो, नहीं अभी है क्लास में, बताइए। हाँ है, क्यों? नहीं वो पता है उनको, जो है उनका हमारे पास जो है वो पता है। ठीक है, हम बात कर लेंगे। क्लास में है। तो ये गर्म है और ये ठंडा है। ये जब दोनों 60 डिग्री पे अभिसरित होते थे तो यहां पे देखो क्या होता था, जो गर्म एयर है वो क्या होती थी, ऊपर उठ जाती थी। याद आया कि नहीं? और ऊपर उठ के फिर से ये पोल की तरफ ऐसे आगे बढ़ती थी कि नहीं? लेकिन जैसे ही ये पोल की तरफ आगे बढ़ेगी, इसमें फिर से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, आगे चल के जियोस्ट्रॉपिक मूव होने लगेगा कि नहीं? इसका एक पार्ट जियोस्ट्रॉपिक मूव होने लगेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो इस चीज को? अभी देखो, तो ये तो हो गए तीनों सेल। अब जेट स्ट्रीम्स कई प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? जैसे एक होती है प्राइमरी जेट स्ट्रीम्स टाइप्स, प्राइमरी जेट स्ट्रीम। एक होती है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। प्राइमरी जेट धारा, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा। ठीक, दो ये जेट धाराएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक कंसेप्ट इस्तेमाल किया था, दीज आर थर्मल ग्रेडियंट विंड्स। ये ताप प्रवणता पवने हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो भी है अब समझाता हूं मैं तुम लोगों को। देखो, एक बात बताओ, इस जगह पे, यहां पे कैसा प्रेशर है और यहां पे कैसा प्रेशर है? मैंने एक पॉइंट ये लिया है, एक पॉइंट ये लिया है। इन दोनों में अपेक्षाकृत बताना, रिलेटिवली एक दूसरे के बताना। ये वाला कैसा है? हाई। क्यों? क्योंकि नीचे यहां पे कैसा प्रेशर है? लो। समझ आ रही बात? तो यहां पे अपेक्षाकृत ये हाई प्रेशर है। क्लियर है बात? और यहां पे अपेक्षाकृत लो प्रेशर है, क्योंकि यहां पे एयर क्या हो रही है, नीचे जाना शुरू हो रही है कि नहीं? तो यहां पे उसके अपेक्षाकृत लो प्रेशर है। ठीक है बात? एलॉफ्ट की बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तापमान में अंतर है। क्लियर? यहां पे तापमान बहुत अधिक था, तो इसलिए सरफेस पे लो प्रेशर और अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर। ठीक बात? यहां पे एयर नीचे जा रही है, तो यहां पे कैसा प्रेशर बन गया? लो प्रेशर।
ये पूरी रेखा यहां पे ये हाई प्रेशर बन रहा है और यहां पे ये लो प्रेशर बन रहा है। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड के संक्रमण पेटी में है। 30 डिग्री लैटिट्यूड के कुछ उधर, 30 डिग्री लैटिट्यूड के कुछ उधर। दिख रहा है कि नहीं? देखो, क्लियर है बात? अभी अगर ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है तो एक लोकल थर्मल ग्रेडियंट विंड, ये हाई और लो बना क्यों? तापमान में प्रवणता के कारण बना ना। तापमान में बदलाव है ना वहां से वहां में, तो इसके कारण एक यहां पे एक विंड चलना शुरू हो जाएगी, लोकल विंड, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी। ये क्यों चली? क्योंकि तापमान ने दाब में क्या किया? प्रवणता पैदा कर दी 30 डिग्री लैटिट्यूड के संक्रमण पेटी में, कुछ इधर कुछ इधर। तो इस हाई से लो की तरफ विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं? बताओ आप लोग मुझे, चलेगी कि नहीं? क्लियर है बात? चल रही ना हाई से लो की तरफ। अब एक बात बताओ, हाई टू लो चलना तो बहुत अच्छा था, हाई से लो की तरफ चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आप हाई टू लो चले, कोरियोलिस क्या करेगा? ऐसे मोड़ देगा। मोड़ देगा कि नहीं? तो ये विंड ऐसे ना जा पाके इनएक्चुअल कैसे चलेगी? मैं कलर कौन सा यूज कर लूं? व्हाइट यूज करता हूं। ये विंड ऐसे चल रही होगी। चल रही होगी कि नहीं? बताओ, क्लियर है? इसी व्हाइट वाली स्ट्रिप को हम क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम। इसमें दो चीजें हुई, देखो, जियोस्ट्रॉपिज्म हुआ और थर्मल ग्रेडियंट हुआ कि नहीं? तापीय प्रवणता या तापीय प्रवणता से उत्पन्न दाब प्रवणता, यहां पे हाई, यहां पे लो प्रेशर बन गया। क्यों? क्योंकि तापमान यहां पे अलग था। तो तापमान की प्रवणता के कारण दाब में प्रवणता बनी और दाब में प्रवणता के कारण बहुत तेज स्पीड से चलने वाली विंड जनरेट हुई। और वो विंड चल तो सीधे रही थी, पोल की तरफ चल रही थी, लेकिन जियोस्ट्रॉपिज्म ने उसको क्या कर दिया? किस तरफ मोड़ दिया? वेस्टर्ली मोड़ दिया। याद है अभी पहले वाले डायग्राम में? चल इक्वेटर से पोल की तरफ रही थी, लेकिन वो पहुंच किधर गई थी? वेस्टर्ली पहुंच गई थी। समझ आ रही बात? तो ये दोनों चीजें समझ में आई, जियोस्ट्रॉपिज्म और थर्मल ग्रेडियंट। मैंने कहा था जेट स्ट्रीम इज ए थर्मल ग्रेडियंट विंड एंड इट इज ए जियोस्ट्रॉपिक विंड। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? सिमिलर यहां पे होता है 60 डिग्री के आसपास। कैसे? यहां पे सरफेस पे कैसा प्रेशर है? यहां पे सरफेस पे कैसा प्रेशर है? लो है कि नहीं? लो है ना, एयर, गर्म एयर ऊपर उठ जा रही थी, तो यहां पे लो प्रेशर है। तो सरफेस ऊंचाई पे संक्रमण पेटी के पास यहां पे कैसा प्रेशर होगा? हाई। और यहां पे आप आते आते देखोगे तो यहां पे एयर क्या हो रही है? नीचे जा रही है कि नहीं? तो इसके पास और इसके रिलेटिवली यहां पे कैसा प्रेशर होगा? जब एयर नीचे चली गई, कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा। एयर अगर नीचे जा रही है तो कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर होगा कि नहीं? उससे थोड़ा दूर प्रॉपरली जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत तो वहां भी खिसकनी शुरू हो गई है नीचे। टेंडेंसी तो वही है नीचे जाने की। नहीं आई बात समझ? आ गई ना? तो यहां पे हाई, यहां पे लो, अगेन हाई से लो विंड चलना शुरू हो जाएगी। ठीक, लेकिन फिर से इसको क्या करेगा? जियोस्ट्रॉपिज्म इसको क्या करेगा? फिर से मोड़ देगा।
क्लियर? अब ये क्या बन गई? जेट स्ट्रीम। ठीक बात? 30 डिग्री वाली बेल्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है। 60 डिग्री पे जो जेट स्ट्रीम निकली वो प्राइमरी जेट स्ट्रीम है। प्राथमिक जेट धारा, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट धारा। तो जेट स्ट्रीम आपको कहां पे मिलेगी? एलॉफ्ट। और कहां? कितने लैटिट्यूड पे? एक तो 30 के आसपास और एक 60 के आसपास। इनकी दिशा क्या होगी? पछुआ, वेस्टर्ली। समझ में आई बात? अचानक से इनके पास ये इतनी स्पीड कहां से आ गई? क्योंकि ये कैसी विंड है? थर्मल ग्रेडियंट विंड है। तापमान के कारण उत्पन्न हुए दाब की प्रवणता के कारण, और एक संक्रमण पेटी में हुआ, कोई बहुत बड़े स्तर पे नहीं, छोटे से एरिया में, यहां पे हाई यहां पे लो, तो बहुत तेजी से चली। समझ पा रहे हो बात को? ये कंसेप्ट तुम जाके सारी बुक सर्च कर लेना, और मिल जाए तो मुझे बताना कि इस बुक को रेफर कर लीजिएगा। केवल एक शब्द लिख देते हैं, दीज आर थर्मल ग्रेडियंट विंड्स, बस। और ये कंफ्यूजन शाश्वत बना रहता है आपका। जेट स्ट्रीम बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। पिछला सारा नॉलेज आपका यूज हुआ है, इसीलिए मैं बार बार कहता था कि रिवीजन करते चलो, रिवीजन करते चलो। डे 1 से मैंने समझाया कि वो चीज आगे यूज होगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो अब ये डायग्राम बनाओ, फिर मैं इसको लिखवाता हूं। कहां तक लिखवाया था? हाँ, स्पीड बताई थी। आगे लिख लो, ये एक दो पॉइंट से लिख लो। दीज आर थर्मल ग्रेडियंट विंड्स। यह ताप प्रवणता पवने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं नहीं ऐसे मत लिखो, दीज आर थर्मल ग्रेडियंट। यह ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न हुए दाब प्रवणता का परिणाम है। यह ताप प्रवणता के कारण उत्पन्न हुए दाब प्रवणता का परिणाम है। These winds are result of pressure gradient force generated by thermal gradient. नेक्स्ट पॉइंट, भूविक्षेपण वाला जियोस्ट्रॉफिज्म लिखा है कि नहीं? अभी नहीं लिखा है ना? देखो, these winds also affected by जियोस्ट्रॉफिज्म। यह पवनें भूविक्षेपी पवनें होती हैं। यह पवनें भूविक्षेपी पवनें होती हैं। अब एक बात बताओ कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, और ये इसका सरफेस है, ये इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये सरफेस, ये एलॉफ्ट। तो जेट स्ट्रीम आपको कहां मिलेगी? 30 डिग्री पे। किधर से किधर? वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए पूरे ग्लोब को इनसर्कुलेट करती है। समझ आई बात? ऐसे ही 60 डिग्री पे वेस्ट से ईस्ट चलते हुए पूरे ग्लोब को इनसर्कुलेट करते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं?
क्लियर हुआ? अब ये डायग्राम बनाओ। ये तो था एलॉफ्ट पैटर्न। एलॉफ्ट कैसे विंड बहती है, सारा विंड ऐसे बहती, ठीक है बात। अब इसमें जेट स्ट्रीम आपको दिखानी है, तो मान लो मैं इससे दिखाता हूं। तो एक तो 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री इस लैटिट्यूड को मानो, तो एक तो ये है, तो पूरा बैंड बनाना होगा इसका। और एक 60 डिग्री पे। समझ में आई बात? एक ये है 30 डिग्री वाली और ये है 60 डिग्री वाली। ये दोनों क्या है? जेट स्ट्रीम, काफी तेजी से जेट की स्पीड से आगे बढ़ती हुई पवन। एक बात और समझो, 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते मिल जाता है रॉसबी वेव। और रॉसबी वेव क्या करता है? मिएंडर। तो ये जो 60 डिग्री पे मिलने वाली जेट धाराएं हैं, ये भी रॉसबी वेव में इन्वेज होके, सैंडविच्ड होके क्या होती हैं? मिएंडर करने लगती हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ठीक है।
तो 60 डिग्री पे मिलने वाली जेट स्ट्रीम्स रॉसबी वेव में एम्बेडेड होती हैं, और वो क्योंकि उसमें एम्बेडेड होती हैं तो वो भी रॉसबी वेव की तरह क्या करती हैं, मेंडर करती हैं। क्लियर? तो पहले तो ये डायग्राम बनाते जाओ, एक खत्म हो गया अब दूसरा बना लो, बन गया दोनों। और जितना 2-3 पेन का इस्तेमाल करोगे उतना बढ़िया है। देखो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जब बाद में रिवीजन करोगे तो बहुत फायदा करता है। और एक नीले नीले सब खींचे धरे दे रहे हो तो बाद में दिक्कत होती है, समझ में नहीं आएगा बाद में। क्लियर हो रही बात? तो अभी इनके बारे में बात करते हैं, जो टाइप्स हैं, प्राइमरी जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, प्राइमरी जेट स्ट्रीम। प्राथमिक जेट स्ट्रीम, प्राइमरी जेट स्ट्रीम। प्राइमरी जेट स्ट्रीम को एक और नाम भी दिया जाता है, और वो क्या है, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट धारा। प्राथमिक जेट धारा या ध्रुवीय वाताग्रीय जेट धारा। पहला तो लिख लो लैटिट्यूड, यह 60 डिग्री अक्षांश के करीब की पेटी पर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड एट अप्रॉक्स 60 डिग्री लैटिट्यूड। अच्छा, 60 डिग्री का मतलब ये नहीं कह देना कि फिर 50 पे कैसे बन गई। 60 डिग्री का मतलब उसकी एक संक्रमण पेटी होती, समझ गए बात? 48 से 62, 48 से 63 ऐसे हो सकता है। ठीक, दूसरी बात, इस जेट स्ट्रीम की गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। The speed of this jet stream is about 150 to 300 kilometer per hour. Next, during Second World War, fighter jets, while moving from US to Japan, faced obstruction while traveling from one side to other, and support or and outside thrust while traveling from opposite side. This was the effect of this jet stream. From there on, research on jet stream started. द्वितीय, अच्छा इसकी भूमिका क्या है समझ लो। हो क्या रहा था कि जैसे ये आपका क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, और इधर क्या है ये जापान।
तो द्वितीय विश्व युद्ध में इनके बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। तो जो फाइटर जेट्स थे वो जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे थे तब इनको सपोर्ट मिल रहा था, ये जल्दी पहुंच जा रहे थे। और जब ये यूएस से जापान जा रहे थे तब इनको अपने रास्ते में कोई अवरोध मिलता नजर आए, ये इनको ज्यादा समय लगे पहुंचने में। ये सब कौन कर रहा था? यही जेट स्ट्रीम, जो कि 150 से 300 किलोमीटर पर घंटे से। जब उसकी दिशा में बढ़ रहे हो तो उतना और थ्रस्ट मिल जाएगा, जब उसके अपोजिट हो तो रोकेगी नहीं। तो ये पाया गया ऐसा हो क्यों रहा है? डिस्टेंस तो एक ही है, इधर से इधर जा रहे हैं तो जल्दी पहुंच जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं तो देर में पहुंच रहे हैं। तो वहीं से लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि केवल सरफेस पे ही नहीं, अपर एटमॉस्फेयर में भी और बहुत तेजी से चलने वाली विंड होती है। वहां से इसकी पूरी खोज हुई। समझ पाए बात को? तो लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्धक विमान जापान से अमेरिका जल्दी, वहीं अमेरिका से जापान देर में पहुंचे, देर में पहुंचते थे। इस स्थिति पर अनुसंधान करते करते ही इस जेट धारा की खोज हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। This jet stream is embedded inside the Rossby waves. Inside the Rossby waves. And thus they too follow the meandering path. यह जेट धारा रॉसबी तरंगों में अंतर्निहित रहती है। इस कारण यह भी विसर्पाकार पथ धारण करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो हेडिंग डालो, उपोष्ण पछुआ जेट धारा। उपोष्ण पछुआ जेट धारा, यह जेट धारा बीस डिग्री से 35 डिग्री 20 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। लैटिट्यूड 20 टू 35 डिग्री। कितनी हाइट पे है? ऊंचाई, तो ऊंचाई में लिख लो 10 से 14 किलोमीटर।
इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। कितनी? इसकी गति 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीन सौ 340 से 385 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब देखो, ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है भारत के मौसम पे। ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव है भारत के। एक चीज और समझ लो, अगर जेट स्ट्रीम हो या कोई भी पवन हो, वो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी, क्या करेगी? एंगुलर मोमेंटम उसको भी तो कंजर्व करना है, तो वो क्या करेगी? मिएंडर करेगी। तो जेट स्ट्रीम भी क्या करती है? मिएंडर करती है। समझ में आ रही बात की नहीं? नीचे के लैटिट्यूड में मिएंडर कम होगा और ऊपर के लैटिट्यूड में जहां रॉसबी वेव है वहां पे मिएंडर ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? अब अगर जेट स्ट्रीम भी मिएंडर करेगी तो मिएंडर में मैंने बताया था कि ट्रफ पे कैसा प्रेशर होता है? कैसा प्रेशर होता है? लो। और क्रस्ट पे कैसा प्रेशर होता है? हाई। तो ये भी क्या करेगी? सरफेस पे प्रेशर इंड्यूस करेगी। करेगी कि नहीं? समझ पा रहे हो इस चीज को? अभी तो पढ़ा था कि नहीं? मिएंडर करेगी ये भी, और मिएंडर करेगी तो इसमें भी ट्रफ पे एक प्रेशर, क्रस्ट पे एक प्रेशर, उसके द्वारा सरफेस पे भी प्रेशर इंड्यूस होगा। अब अगर ऐसा होगा तो ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये भारत को बहुत अधिक प्रभावित करती है। भारत में मॉनसून की बारिश में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। भारत में जो वर्षा की बारिश हो, जो रबी की फसल, शीत ऋतु में जो बारिश होती है, रबी की फसल जहां पे उत्पन्न होती है, इसको आप पछुआ विक्षोभ बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सर्दियों में होती है बारिश की नहीं? वो जो पछुआ विक्षोभ के कारण होने वाली बारिश है, उसमें भी किसका रोल होता है? इसी का रोल होता है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जेट धारा भारत के लिए। तो चलिए एक एक करके कुछ बात कर ली जाए कि कैसे इंपॉर्टेंट है। मैप अगर आप देखें, अच्छा एक काम करो, अभी इस पे नहीं जाते, एक बार जेट स्ट्रीम वापस रिवाइज करो पूरा। जेट स्ट्रीम एज ए कंसेप्ट हो गया, उसको वापस देखो और कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछो।